हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान। दोस्तों, यहाँ पे हम कर रहे हैं दृष्टि आईएएस की जो बुक है, हमारी क्विक बुक है ना, वो कर रहे हैं, जिसमें हमारा क्या चल रहा है। अभी जो हमारा चल रहा है वो है भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था एंड गवर्नेंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग। जो चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 1। अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया। और चैप्टर क्या है, राज्य व्यवस्था एक परिचय, यानी कि पॉलिटी एंड इंट्रोडक्शन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। गाइस, यहाँ पे आप मेरा व्हाट्सएप नंबर भी देख सकते हैं। इनफैक्ट टेलीग्राम लिंक भी है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए हो लाइक घटना चक्र से रिलेटेड, तो आपको मिल जाएगी। और इसमें एक मतलब एक क्या है, यूआरएल है। मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें यूआरएल है दृष्टि का ही, दृष्टि की बुक का है। ये कॉपीराइट का ऐसा कुछ नहीं है, उनका ही है अपना। ठीक है, तो गाइस अगर आप लोग वैसे चाहते हैं तो आप मेरा जो टेलीग्राम पेज है ना, उस पर जाके आपको मिल जाएगी दृष्टि की बुक्स का जो यूआरएल है, वो आपको मिल जाएगा। पीडीएफ नहीं होती है वो, बट हाँ, ये इसी तरह से जो मैं जैसे पढ़ा रही हूँ वैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है। और गाइस अगर आपको कुछ अच्छा लगे मेरी वीडियो में तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कैसा लगे मेरा पढ़ाना आप लोग को कैसा लगता है ये जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जो मेरा हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 1 जो कि है राज्य व्यवस्था एवं परिचय, पॉलिटी एंड इंट्रोडक्शन, तो पार्ट 1 हम कर चुके थे। पार्ट 2 जो हम जितना हम कर चुके हैं उससे आगे की बात करेंगे। तो चलिए पहुंचते। तो गाइस, कल हमने क्या देखा था, जो शासन के 3 अंग है ना उसकी बात करी थी, जिसमें एक आता है आपका विधायिका, दूसरा इसमें था कार्यपालिका, ठीक है, और तीसरे नंबर पे आता है आपका न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी की बात करते हैं। आप देखिए इसमें का शासन का, देखिए ये क्या है, आपका शासन का तीसरा अंग है। सबसे पहली बात मतलब वही हमने कहा विधायिका, कार्यपालिका, फिर आपका आ जाता है न्यायपालिका। चलिए आगे बढ़ते। तो इसने कहा विधायिका का काम क्या है। देखिए विधायिका का काम, विधायिका का कार्य यह है कि जैसे संसद क्या है, कानून बनाती है। ठीक है, तो जो कानून बन गए, अब क्या है, अगर कुछ विवाद हो रहे हैं ना, तो जो विभिन्न विवाद है ना, तो इन विवादों का क्या है, कानूनों के अनुसार क्या करना है, समाधान करना है। ये किसका काम है, ये न्यायपालिका का काम है। अब हम अगर बात करें तो न्यायपालिका का जो कार्य है ना, वो सिर्फ इतना ही नहीं रह गया, इससे बढ़कर है अब कुछ। ठीक है, जैसे हम अगर बोले कि कुछ कानून इतने ज़्यादा जटिल हो गए हैं, लाइक कुछ कानून इतने ज़्यादा जटिल हैं या फिर आपके अस्पष्ट हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उनको समझना बहुत मुश्किल है, इतने जटिल है कि न्यायपालिका को बीच में आना ही पड़ता है उसको क्या करने के लिए, उसकी मौलिक व्याख्या करने के लिए। ठीक है, अब ये जो व्याख्या है ना, स्वतः ही कानून का दर्जा क्या कर लेती हैं, प्राप्त कर लेती हैं। मतलब हमने कह दिया एक और बात, ये जो व्याख्याएं कर रही है ना न्यायपालिका, वो स्वतः ही क्या करते हैं, जिस तरह से व्याख्या करते हैं वो एक कानून की तरह मान लिया जाता है। हाँ ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब क्या है कि तो दोस्तों इसे हम पता है क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं न्यायाधीश। न्यायाधीश निर्मित कानून या फिर क्या है, निर्णय कानून कहते हैं। जो न्यायपालिका व्याख्या करे, न्यायाधीश निर्मित कानून या फिर हम बोलते हैं निर्णय कानून, इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि वर्तमान समय में इन्हें क्या है, कानून की ना एक पृथक शाखा के रूप में देखा जा रहा है। कानून की एक पृथक शाखा के रूप में हम इसे देखते हैं, जो न्यायपालिका मतलब व्याख्या कर देती है किसी का, तो मतलब हम उसे बोलते हैं न्यायाधीश निर्मित कानून। अच्छा, अब क्या है, जैसे सपोज की जो उच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय है, उसके जो अधीनस्थ मतलब उसके जो निजी न्यायालय है उसकी हम बात करेंगे। जैसे अगर सपोज की जो है मतलब उच्च स्तर पर कोई न्यायालय है, उसने क्या करा, कोई निर्णय दिया। ठीक है, तो जो निचली निर्णय दिया है वो निचली अदालतों के लिए क्या होगा, क्या होगा, पूर्ण निर्णय होगा। ठीक है, निचली अदालतों के लिए पूर्ण निर्णय होगा। मतलब जैसे हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, वो कोई निर्णय दे दे, तो हाई कोर्ट के पास भी अगर ऐसा मामला आता है ना, तो उसको ना उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने किया था वैसा कुछ। या हाई कोर्ट अगर कोई ऐसा निर्णय दे दे, तो उसके नीचे वाले जो न्यायालय है ना, तो उन सेम अगर कोई उसी तरह का कोई मामला आता है, तो उन्हें वही कानून जो है फॉलो करना पड़ेगा, मतलब उसी तरह से मान के चलना पड़ेगा। अब देखिए, हम बात करी गई है न्यायपालिका की शक्तियों की। ठीक है, न्यायपालिका की यानी कि पावर ऑफ जुडिशरी की बात करें, लेकिन न्यायपालिका की शक्ति की अगर हम बात करें तो देखिए एक चीज होती है ना, शासन। अगर किसी भी जगह पे हम बात करें न्यायपालिका की शक्ति, तो हम देखेंगे उस जगह पे शासन का स्वरूप क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे न्यायपालिका की शक्ति। जैसे अब एक हो गया, इसने कहा कि अगर मान लीजिए एकात्मक शासन प्रणाली है अगर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो न्यायपालिका है ना यानी कि जुडिशरी है, वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि संसद के पास क्या होगी, मैक्सिमम शक्ति किसके पास होगी, संसद के पास होगी। ठीक है, किंतु अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम एकात्मक शासन की जगह हम बात करें संघात्मक शासन की अगर हम बात करें, तो वैसे यहाँ पे क्या होता है कि न्यायपालिका की शक्ति क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब एकात्मक शासन में आप संसद को सर्वोच्च शक्ति मान सकते हैं संसद के पास, लेकिन अगर हम बात करें संघात्मक शासन, तो न्यायपालिका के पास जो है शक्ति वो ज़्यादा होगी। ठीक है, इन्हें जो अब इसे क्या है, जैसे मान लीजिए केंद्र है, ठीक है, और क्या होता है हमारा प्रांत या हम बोलते हैं राज्य। अगर केंद्र और प्रांतों के बीच क्या होता है, उत्पन्न होने वाले जो वैधानिक विवाद हैं, उसका जो समाधान करने के लिए क्या है, ये शक्ति हमने किसको दे दी है, न्यायपालिका को दे दी है। अब केंद्रीय विधायिका है द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे, तो इस आधार पर न्यायपालिका जो है उसको अवैध घोषित कर सकती है कि जो ये क्या कर रहा है। मतलब सपोज कि सेंटर ने कोई कानून बनाया, तो जो न्यायपालिका बीच में कूद के आ सकती है और कह सकती है, भैया ये जो तुमने कानून बनाया है ना, वो आपकी जो हमारा जो संविधान है ना, या जो मान लीजिए संघात्मक प्रणाली है हमारी,
उसका उल्लंघन हो रहा है, या संविधान का जो मूल ढांचा है उसका उल्लंघन हो रहा है, तो इस तरह से वो उस कानून को क्या है मतलब लागू होने से मना कर सकती है कौन? न्यायपालिका। तो हम यही कह रहे हैं कि जो संघात्मक शासन की अगर हम बात करें तो न्यायपालिका जो है आपका न्यायपालिका की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है, ठीक है, मतलब आगे देखा जाए तो सर्वोच्च शक्ति मानी जा सकती है उसकी। तो गाइस ये समझिए कि जो आपका लाइक अगर हम एग्जाम्पल देके चले तो अमेरिका की बात करिए, भारत की बात करिए, तो यहाँ पे जो है ना जो न्यायपालिका है ना वो सर्वोच्च है, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा शक्ति आपकी न्यायपालिका के पास है। मान लेते हैं अगर कोई कोई एक देश है उसके पास क्या है अपना कोई संविधान है, ठीक है, अब इस संविधान की मान लेते हैं संविधान है, जैसे भारत मान लिया हमने, या हम यूएसए मान लेते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या है एक लिखित संविधान है, तो संविधान की जो है सटीक क्या बोलेंगे हम लोग, सटीक निर्वचन करने का दायित्व भी किसके पास होता है? न्यायपालिका के पास होता है, जिससे क्या होता है उसकी जो शक्ति है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इसने कहा कि जिन देशों में जो है संविधान नागरिकों को मूल अधिकार की गारंटी देता है, वहाँ न्यायपालिका मूल अधिकारों का क्या होता है? संरक्षक होता है। मतलब मूल अधिकारों को बचाने के लिए क्या है हमारे पास न्यायपालिका है, मतलब हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हमारे पास हाई कोर्ट है, अगर हम भारत की बात करते हैं तो, ठीक है। अब क्या है कि एक और चीज़ करती है न्यायपालिका। न्यायपालिका पता है क्या करती है? जुडिशियल रिव्यू, यानी कि आपका बोलते हैं न्यायिक पुनरीक्षण, ठीक है, ये भी न्यायपालिका करी। हमने वही कहा ना कि अगर संसद कोई कानून बनाती है तो, या राज्य की विधायिका कोई कानून बनाती है और न्यायपालिका अगर सही समझे, उसे लगे कि यार यहाँ संघात्मक ढांचे का जो है उल्लंघन हो रहा है, या फिर आपका कह सकते हैं कि मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो न्यायपालिका कूदेगी, वो जुडिशियल रिव्यू देगी, तो इस वजह से भी उसकी शक्ति क्या हो जाती है? यहाँ पे बढ़ जाती है। अब दो तरीके की हम शासन की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे एक लिखा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होती है, ठीक है, और एक होती है हमारी यथोचित विधि प्रक्रिया होती है। मतलब अगर हम पहली वाला देखें यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया देखें, तो ये जो है ना ये क्या करता है? न्यायपालिका को ताकतवर बना देता है। सॉरी, ये जो है संसद को, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या करता है? संसद को ताकतवर बनाता है एज कम्पेयर टू न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं, यहाँ लिखा है यथोचित विधि प्रक्रिया, ये क्या करता है? न्यायपालिका यानी जुडिशरी को ताकतवर बनाता है एज कम्पेयर टू पार्लियामेंट यानी कि संसद, ठीक है। तो जो पहले वाला है यानी कि ये जो है आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो आप इंग्लैंड में देखिए, और अगर हम बात करें ये वाला यथोचित विधि प्रक्रिया की बात करें तो इसका एग्जाम्पल आपको देखना है तो अमेरिका में देखिए, आप भारत में देखिए, एक ही बात है। चलिए अब बात करेंगे गाइस हम यहाँ पे भारतीय न्यायपालिका की। देखिए अगर हम कहें कि भारतीय न्यायपालिका अपने आप में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हम लोग जानते हैं, ठीक है, तो भारतीय राज व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे क्या है ना, अगर भारतीय राज व्यवस्था का ढांचा देखा जाए, इसमें जो विधायिका है, विधायिका हमने 3 अंक देखे, विधायिका, और दूसरी है कार्यपालिका के स्तर पर अगर हम देखें तो गाइस यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? ये संघात्मक दिखेगा, ठीक है, मतलब शक्तियाँ बराबर। संघात्मक मतलब जैसे केंद्र में भी होगी अपनी विधायिका, अपनी कार्यपालिका होगी, वैसे ही आपकी राज्यों में भी होगी, सभी राज्यों में होगी, मतलब यहाँ पे आप संघात्मक ढांचा देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप न्यायपालिका की बात करें ना गाइस, किसकी? जुडिशरी की आप बात करें तो वहाँ पे आप कौन से क्या देखेंगे? वहाँ आप एकात्मक होने के नज़दीक अगर आप न्यायपालिका के स्तर पे देखेंगे तो ये क्या है? एकात्मक होने के नज़दीक है। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे क्या है कि केंद्र और राज्य के स्तर पर क्या है? अलग अलग न्यायपालिका नहीं है। मतलब इसने ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, अगर देखा जाए तो वो क्या है? सर्वोच्च, मतलब सबसे ज़्यादा शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। सभी राज्य में हाई कोर्ट भी होते हैं और भी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, मतलब और भी जो है छोटे मोटे मतलब जिला अदालतें और भी होते हैं। तो गाइस लेकिन जो ये सारे नीचे वाले होते हैं ना, वो किसके अधीनस्थ होते हैं? किसके नीचे होते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट के नीचे होते हैं। इसलिए ये हम देखेंगे ना एकात्मकता की तरफ ज़्यादा जा रहा है, मतलब एकात्मक ढांचा यहाँ पे आप देखेंगे। लेकिन जब विधायिका कार्यपालिका की बात करते हैं तो वहाँ पे आप संघात्मक ढांचा देखते हैं। जैसे केंद्र में विधायिका कार्यपालिका होती है, वैसे राज्य में विधायिका कार्यपालिका होती है। केंद्र की अलग शक्तियाँ होती हैं, केंद्र के पास अलग शक्तियों पर कानून मतलब अलग विषयों पर कानून बनाने की शक्ति होती है, और राज्य के पास अलग अलग होती है। वो एक दूसरे के उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन न्यायपालिका में हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है, बाकी के सारे उसके अधीनस्थ होते हैं, यानी कि उसके नीचे होते हैं। फिर वही बात है गाइस, जैसे कि ये संविधान की व्याख्या करता है, एक बात। दूसरी बात इसने कहा कि जो ये मूल अधिकार है उसकी, यानी कि फंडामेंटल राइट्स है उसकी क्या करता है? उसका संरक्षण करता है। तो इस वजह से हमने कह दी कि जो न्यायपालिका है ना वो सर्वोच्च शक्तिशाली है, यहाँ पे काफ़ी शक्तिशाली हो जाता है कौन? न्यायपालिका। और एक वो क्या करता है? जुडिशियल रिव्यू करता है, यानी कि न्यायिक पुनरीक्षण करता है, ठीक है, ये भी अधिकार उसके पास है, ठीक है, संविधान की व्याख्या करता है, ठीक है। तो ये इन सब की वजह से क्या हो गया? न्यायपालिका क्या है? शक्तिशाली होता जा रहा है और इसकी जो शक्ति है ना वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्या टॉपिक है हमारे पास, कानून के विभिन्न प्रकार। मतलब हम लॉस की बात करेंगे, लॉ, मतलब कि हम कानून की बात करेंगे, अलग अलग मतलब कई प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या लिखा है कि राजनीतिक व्यवस्था में किस प्रकार के कानूनों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है? क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये बेकार है। चलिए हम देखते हैं कौन कौन से प्रकार के देखिए कानून होते हैं। तो इसने एक तो कहा कि एक होता है सकारात्मक विधि होती है, विधि मतलब कानून होता है, ठीक है। दूसरा इसने कहा प्राकृतिक या नैसर्गिक या फिर नेचुरल लॉ होता है, ठीक है। तीसरा इसने कहा लोक विधि होती है। चौथा इसने कहा ईश्वरीय विधि होती है। मतलब इतनी तरह के कानून होते हैं, ठीक है। एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे कि किसका क्या मतलब है।
तो गाइस चलिए यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले सकारात्मक विधि की बात करते हैं, यानी कि जो हमारा पॉजिटिव लॉ की बात करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि व्यक्तियों के एक निश्चित समूह द्वारा, मतलब बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो उसका उनका पूरा एक समूह होगा, इनके द्वारा क्या बनाया जाएगा, लॉ बनाया जाएगा, यानी कि कानून बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे अभी हम वर्तमान में बात करें तो जितने भी लोकतंत्र या कह सकते हैं जो भी लोकतांत्रिक देश है, वहाँ पे क्या होती है, संसद होती है। ठीक है, अब संसद का काम क्या होता है, हमें पता है, कानून का निर्माण करना संसद का काम है। और ये किस तरह की विधि है, ये है सकारात्मक विधि, एक बात। ठीक है, अब इसमें कहा ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन जैसे देशों में क्या होता है, सकारात्मक पॉजिटिव लॉ होता है। ठीक है, मतलब सर्वोच्च होता है, सकारात्मक विधि सर्वोच्च होती है, यानी कि संसद के द्वारा बनाया गया कानून ही सर्वोच्च होता है। अब यहाँ पे अगर हम न्यायपालिका की बात करें, यानी कि जुडिशरी की अगर बात कर लें, तो इसकी जो शक्ति है ना, वो संसद से कम हो जाती है। मतलब जहाँ पे पॉजिटिव लॉ है, वहाँ पे इसने कहा कि संसद जो कानून बनाएगी वही सर्वोच्च है, न्यायपालिका की शक्ति यहाँ पे कम हो जाएगी, यानी कि संसद की बात मान लो। ठीक है भैया, कारण न्यायपालिका बीच में आके हस्तक्षेप नहीं कर सकती। दूसरी विधि की बात करते हैं तो वैसे है नेचुरल लॉ, यानी कि प्राकृतिक लॉ की बात करते हैं। अब इसमें क्या है, देखिए, वे कानून जो स्वयं जो है प्रकृति से निर्मित किए हैं, मतलब इसने कहा कि प्रकृति से निर्मित है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो कानून है ना, उन देशों में होते हैं। किन देशों में होते हैं, जहाँ क्या होता है, संविधान, जहाँ क्या होता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है। ठीक है, और क्या होते हैं, जो जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका है, इसकी सर्वोच्चता होती है। तो ये उन देशों में होता है। ठीक है, उन देशों में होता है, मतलब न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत लागू हो जहाँ पे, या संविधान की सर्वोच्चता हो, ये वाली बात है। ठीक है, तो इसने कहा कि इसके तहत क्या है, यदि संसद क्या करती है, अगर कोई कानून बना दे, ठीक है, कानून संसद बनाने का काम, मतलब संसद का काम होता है, तो वो कानून बना देगी। अब जो ये बनाया गया कानून है ना, वो क्या है कि यदि प्रकृति द्वारा बनाए गए जो कानून है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं जो नागरिक है ना, नागरिक के जो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार है, या फिर हम कह सकते हैं कि मतलब नैतिक औचित्य है, अगर उसके खिलाफ बनता है। ठीक है, मूल अधिकारों के नैतिक मतलब एक ही बात है, मूल अधिकार, नैतिक औचित्य, इनके खिलाफ अगर कोई कानून बन जाता है, या फिर हम कह सकते हैं जो प्रकृति द्वारा बनाए गए कानून है उसके खिलाफ बन जाता है, तो कौन बीच में कूद पड़ेगा, न्यायपालिका बीच में कूद पड़ेगी। और ये क्या करेगी, उसको जीरो कर देगी, यानी कि निरस्त कर देगी, खत्म कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो संसद यानी कि पार्लियामेंट जो है ना, एक कानून बनाता है कि भैया आप कोई भी व्यक्ति ना सांस नहीं लेगा। ठीक है, तो मतलब ये प्रकृति विधि के खिलाफ माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सांस लेना तो सभी का क्या है, अधिकार है, तो सब तो सांस लेंगे ही लेंगे। लेकिन अगर संसद ऐसा कह दे कि भैया एक कानून बन रहा है और अब कोई भी व्यक्ति जो है सांस नहीं लेगा, तो यहाँ पे अब कौन बीच में आ जाएगा, बीच में आ जाएगी न्यायपालिका। मतलब संसद ने कानून तो बनाया, लेकिन हम ये नहीं कह सकते, जैसे अभी हमने जो पहला वाला देखा था, जो पॉजिटिव लॉ था, यानी कि जो आपका क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, सकारात्मक, जो सकारात्मक कानून अभी ये विधि हमने देखी, उसमें ये था कि संसद जो कानून बना दे वो मानना ही पड़ेगा। न्यायपालिका की यहाँ पे शक्ति क्या है, बहुत कम होती है, यानी कि वो बीच में कूद के कुछ कह नहीं सकती। बट यहाँ पे यानी कि जो प्राकृतिक विधि है, इसमें हम देख रहे हैं न्यायपालिका बीच में कूद गई है। इसने कहा कि भैया ये जो आप प्रकृति द्वारा बनाए गए जो कानून है, आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं, आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो न्यायपालिका कूदी, इसे हम बोलते हैं जुडिशियल क्या बोलते हैं, रिव्यू। राइट, अमेरिका और भारत की अगर हम बात करें तो इसने कहा कि जो सर्वोच्च न्यायालय इसी सिद्धांत के आधार पर क्या करता है, संसद द्वारा कोई अगर ऐसा कानून बनाया गया है तो उसका क्या करता है, जुडिशियल रिव्यू करता है, यानी कि न्यायिक परीक्षण करता है। चलिए तीसरे पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हो गई, यहाँ पे हम देख रहे हैं कौन सी लोक विधि, यानी कि हम कॉमन लॉ की बात करेंगे यहाँ पे। अब इसमें क्या है, इसमें हम उन कानूनों की बात करते हैं ना जो लंबे समय से, क्या होता है कि लंबे समय से जो है चला आ रहा है, कोई मतलब कोई एक हम काम कर रहे हैं और लंबे समय से हम देख रहे हैं ना कि उसका ये प्रोसेस है कि मतलब इस तरह से हो रहा है, मतलब परंपरा चली आ रही है कि हम इस तरह से जो है क्या प्रेसिडेंट बनाएंगे या प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे या मंत्रियों का सिलेक्शन करेंगे, या जो पार्लियामेंट है उसमें मंत्री आएंगे। मतलब यहाँ पे संविधान ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि मतलब संविधान में ऐसा लिखा हुआ नहीं है इतना कि डिटेल में, जैसे भारत का संविधान उसमें सब कुछ लिखा हुआ है आर्टिकल्स के संग की इस तरह से काम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बहुत जगह ऐसा है जहाँ पे ऐसा नहीं लिखा होगा, वहाँ पे क्या होगा, एक परंपरा के तहत चीज़ें चली आ रही होंगी, तो वो वहाँ पे जो कानून होता है ना उस तरीके का, तो हम उसे कानून सा मान लेते हैं। ठीक है, लिखा लिखा कहीं नहीं, हम परंपरा जो चली आ रही है उसको इन कानून सा मान लेते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे लोक विधि बोलने लगते हैं। अब अगर हम इसमें देखिए, यहाँ पे लिखा है परंपरावादी देश में क्या है, लोक विधि का महत्व ज़्यादा है। अगर इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो गाइस यहाँ पे हम ना ब्रिटेन, अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के पास अपना एक ना लिखित संविधान है, एक बात। ठीक है, लेकिन वो संविधान से नाम मात्र का संविधान है। ब्रिटेन में मतलब छोटा, मतलब हमारा तो देखो भयंकर मोटी सी किताब है, ठीक है, पूरे संविधान की। ठीक है, लेकिन जो ब्रिटेन में ना जरा पतली सी किताब है, बस उसमें कुछ लिख दिया है, मतलब उसको देखने से ज़्यादा वो जो उनकी परंपरा चली आ रही है उसके अकॉर्डिंग वो काम कर लेते हैं। ठीक है, तो वो जो ब्रिटेन है ना वो क्या करता है, लोक विधि को ज़्यादा महत्व देता है, एक बात। अब यहाँ का जो वहाँ का क्या लिखा है, कंजर्वेटिव दल जो है इसी विधि के पक्ष में रहता है। कहाँ पे, ब्रिटेन की बात करें। ईश्वरीय विधि तो आप इसको तो वैसे ही समझ गए होंगे कि मतलब इसमें क्या है, धर्मतंत्र, मतलब इसमें क्या है, इसका संबंध धर्मतंत्र पर आधारित जो शासन प्रणाली है, यानी मतलब वैसे देशों से है ना जो क्या करते हैं, अपने जो धार्मिक ग्रंथ है, क्या धार्मिक ग्रंथ, तो ये अपने क्या करते हैं, धार्मिक ग्रंथ को क्या है, धार्मिक ग्रंथ को संविधान की मान्यता दे देते हैं। यानी कि कहते हैं कि भैया अगर हम चलेंगे तो हम इस धार्मिक ग्रंथ में जैसा लिखा है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, मतलब हम उसको कानून मान लेंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो
तो ऐसी व्यवस्थाओं में क्या होता है, न्यायपालिका, न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर धार्मिक संगठन, मतलब अगर गए न्यायपालिका है, जुडिशरी है, अगर सपोज ऐसे देश में जुडिशरी भी है, तो उसका जो जो टॉप मोस्ट जो पद होगा ना, तो वहाँ पे कौन बैठेगा, कोई धार्मिक संस्था होगी, धार्मिक संस्था में कोई जो जैसे सपोज चर्च होता है, चर्च का पादरी, तो वो ऐसे मतलब इतने हाई पोस्ट पे बैठेगा, कहाँ, न्यायपालिका में, ठीक है। और वो जो कह देगा वैसा मान लिया जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है भारत के, अब हमने 4 तरीके की विधि मतलब लॉज देख लिए, मतलब कानून के प्रकार हमने 4 तरीके के देख लिए, सकारात्मक देख लिया, ठीक है। हमने कौन कौन सा देखा गाइस, हमने एक देखा सकारात्मक देखा, दूसरा हमने देखा था प्राकृतिक देखा था, ठीक है। फिर हमने तीसरा देखा था लोक विधि देखी थी, फिर चौथी हमने कौन सी देखी थी गाइस, अभी धार्मिक वाली, ठीक है। ये हमने 4 देख ली थी। अब हम बात करते हैं भारत में क्या है विधि व्यवस्था, ठीक है। भारत की विधि व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। तो देखिए भारत में ना मिक्सचर है, मतलब आपको बहुत सा ऑलमोस्ट ये चारों चीज़ें भारत में देखने को मिल जाएंगी। मतलब कैसे, देखिए सबसे पहले जो सकारात्मक वाला हमने देखा था ना, यानी कि जो पॉजिटिव क्या था लॉ था, तो सकारात्मक लॉ में इसने कहा कि संसद सर्वोच्च है, मतलब संसद जो कानून बना देगी हम उसको मान लेंगे, एक बात। और सकारात्मक में देखिए क्या था, इसने कहा जो संसद कानून बना देगी हम उसको मान लेंगे, न्यायपालिका ज़्यादा इसमें हस्तक्षेप ना करे। तो देखिए भारत में भी ऐसा होता है, संसद कानून बनाती है, संसद का काम है कानून बनाने का, ठीक है, हम मानते भी हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव यानी कि जो सकारात्मक विधि है वो यहाँ से आ जाएगी। जो सेकंड हमने पढ़ी थी गाइस, वो हमने पढ़ी थी प्रकृति वाली, कौन सी, सॉरी दोस्तों, ठीक। तो ये है प्राकृतिक विधि देखी थी हमने, दूसरी भारत को लेकर चल रहे हैं हम, ठीक है। तो पहले वाले में जो ये आपका सकारात्मक विधि, हमने कहा संसद कानून बनाएगी, वही सर्वोच्च नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वो सबको मानना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी अगर हम यहाँ पे देखें तो प्राकृतिक विधि में इसने ये कहा कि ये जो प्रकृति द्वारा जो कानून बने हुए हैं वो, और क्या बोलते हैं, अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, प्रकृति द्वारा बने हुए जो कानून है उसका उल्लंघन कर रहा है, तो यहाँ पे न्यायपालिका पूछ सकती है, यानी कि यहाँ पे हम बात कर सकते हैं जुडिशियल रिव्यू की, राइट। तो ये तो होता है भारत में, जुडिशियल रिव्यू होता है भारत में, यानी कि यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि भारत में प्राकृतिक विधि भी है, मतलब जो पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक विधि तो थी क्योंकि संसद कानून बनाई थी, प्राकृतिक विधि भी है, क्यों, जुडिशियल रिव्यू हो रहा है, उल्लंघन आप नहीं कर सकते। अब लोक विधि की बात कर लेते हैं। देखिए कहीं कहीं कुछ क्षेत्र ऐसे हैं ना जहाँ पे हमने कुछ कानून वानून नहीं बनाए हैं, मतलब भारत की संसद ने, हम कह सकते हैं कि कोई कानून ऐसे नहीं बनाए हैं, मतलब कुछ क्षेत्र ऐसे, वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे ना एक परंपरा चली आ रही है, मतलब समझ लीजिए कुछ जनजाति हैं या भारत में बहुत सारे ऐसे पिछड़े एरियाज़ हैं जहाँ जिनके लिए अभी मतलब उनके लिए अभी बहुत ज़्यादा कानून नहीं बने हैं, तो वहाँ पे क्या चली जा रही है, वहाँ पे क्या करती है, कुछ क्षेत्र यानी कुछ फील्ड ऐसे जहाँ पे कुछ ना परंपरा सी चली आ रही है कि इस तरह से काम होगा, तो उसी तरह से काम होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं लोक विधि जैसा भी है भारत में कुछ, ठीक है। अब ईश्वरीय विधि की बात करें, धार्मिक विधि मतलब ईश्वरीय विधि की बात करें अगर हम करें चौथी वाली, तो उसमें देखिए क्या है, ये भारत में नहीं है, क्यों, क्योंकि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष क्या है आपका राज्य है, भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कहीं लिखा होगा यहाँ पे देखिए, हाँ। तो भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अच्छा। लेकिन धर्म विशेष के आंतरिक धार्मिक मामलों में क्या होता है कि कुछ धार्मिक विधियों को उस सीमा, मतलब हम धार्मिक विधियों को भी मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन धार्मिक जो विधि है ना उसको हम सिर्फ उसी सीमा तक मान रहे हैं जब तक किसी व्यक्ति, किसी नागरिक के मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स या फिर कोई कानूनी अधिकार है, ठीक है, कानूनी अधिकार है उसका उल्लंघन नहीं होता है, तब तक हम जो है ये धार्मिक विधि जो ईश्वरीय विधि है उसको हम मान लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते। तो गाइस ब्लैक स्क्रीन की वैसे जरूरत नहीं है, हमें यहाँ लिखना होगा तो हम कुछ भी लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्राकृतिक न्याय की अवधारणा। देखिए सपोज कि हमने देखा प्राचीन काल मध्यकाल, उसमें हम देखते हैं राजा का क्या होता है, न्याय है निरंकुश है, मतलब इसका क्या हुआ, इसने कहा कि निरंकुश किस्म का उसका न्याय है, किसका, राजा का, मतलब इसने ये बोला कि राजा को ये सिद्ध नहीं करना पड़ता कि जो न्याय की जो प्रक्रिया है ना वस्तुनिष्ठ या पारदर्शी हो, मतलब ठीक है राजा जो बोल देगा ना वो मान लिया जाएगा, चाहे सही चाहे गलत जो भी मान लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं ना तो कैसे यहाँ पे हम क्या देखते हैं, व्यक्ति का अपना महत्व है, मतलब हर व्यक्तियों का जनता का अपना महत्व जो है ना बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो जो ये न्याय प्रणाली है ना वो काफ़ी पारदर्शी भी हो गई है आज के टाइम में। देखें अब एक बात देखिए इंपॉर्टेंट सी लाइन है, इसने कहा जो पारदर्शिता है ना, पारदर्शिता की जो अभिव्यक्ति है वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत में होती है, यानी कि यहाँ पे हमें पढ़ना है प्राकृतिक न्याय क्या है, एक बात। अब इसने कहा चलो देखते, मतलब इसने कहा पारदर्शिता की अभिव्यक्ति जो है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पे होती है। प्राकृतिक न्याय है क्या, नहीं जानते हम लोग, कोई बात नहीं। तो देखो प्राकृतिक न्याय क्या है, गतिशील अवधारणा, एक बात। मतलब इसका क्या मतलब है, पूर्ण, ये जो है ना इसका अर्थ है पूर्णता, इसका अर्थ पूर्णतः सुनिश्चित ना होकर क्या होता है, समय के साथ जो है बदलता रहता है। मतलब आपने कहा कि ये न्याय है, यही आज भी चलेगा, ये 100 साल भी चलेगा, 100 साल बाद भी चलेगा, यही 150 साल पे भी चल, नहीं, समय के साथ चीज़ें जैसे जैसे बदलती जाएगी ये भी अपना जो है बदलता जाएगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो मोटे तौर पर क्या इसके अंतर्गत कुछ सिद्धांत है ना, प्राकृतिक न्याय के अंतर्गत कुछ सिद्धांतों को स्वीकार किया गया है, जैसे
जैसे कि इसमें जो पहला पॉइंट लिखा है ना, उसने कहा कि जो एक्यूज होता है ना, यानी कि अभियुक्त होता है, जिसके खिलाफ जो है कोई मामला आ जाता है, ठीक है, खड़ा है, ठीक है, तो उस जो एक्यूज है ना, उसको जो है ना निर्णय देने से पहले क्या है, उसको भी अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए, ठीक है, चाहे उसने खून किया हो, चाहे उसने चोरी की हो, लेकिन हाँ, उसे भी अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए, पहली बात। और जो न्यायाधीश है ना, न्यायाधीश कोई भी निर्णय सुनाता है तो उसे निर्णय जो है ना दोनों पक्ष को पहले पूरी तरह से सुन लेना चाहिए। ये सब प्राकृतिक न्याय है, यानी ये चीज़ होनी जरूरी है। तो उसे दोनों तरफ की बातें पहले ध्यानपूर्वक सुन लेनी चाहिए, उसके बाद निर्णय देना चाहिए। चलिए, अब मान लेते हैं जो न्यायाधीश है ना, उसने कोई निर्णय दे भी दिया, ठीक है, हाँ, जब वो निर्णय दे रहा है ना, तो उसे अपनी मतलब उसे ना अपने जो व्यक्तिगत विचार हैं, उसके जो अपने आदर्श हैं, ठीक है, आदर्श जो भी हैं उसके पूर्वाग्रह हैं, उससे तटस्थ रहना पड़ेगा, यानी उससे उसको दूर रहना पड़ेगा। भैया दूर रखो ये सारी चीज़ कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे क्या आदर्श है, जो चीज़ें सबूतों के बिना पे आपको दिखती है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है निर्णय लीजिए। चलिए, फिर उसने कहा कि जो न्यायाधीश है ना, अगर जो भी निर्णय वो सुनाता है तो ठीक है, उसने निर्णय सुना दिए, ठीक है, अब उसको बताना भी पड़ेगा कि जो ये निर्णय मैंने आपको सुनाया है ना, या जो भी मैंने निर्णय लिया है, वो मैंने किस मतलब किस कारण से लिया है, क्या रीज़न रहा है इसके पीछे, तब मैंने ये निर्णय लिया है। तो न्यायाधीश को ये भी आपको बताना पड़ेगा, मतलब ठीक है। अब इसने कहा किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने खिलाफ गवाही देने के लिए जो है ना बाध्य नहीं किया जाएगा कि भैया तुम अपने खिलाफ ही गवाही दो कि हाँ तुमने खून किया, नहीं, ये काम नहीं किया जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है न्यायिक सक्रियतावाद की धारणा, ठीक है। तो दोस्तों, वर्तमान समय में अगर देखें ना, तो ये जो आपका एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा होने लगा है, ठीक है। मतलब न्यायिक सक्रियतावाद जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मतलब इसमें क्या है, देखिए, इसका मतलब ये है कि जब न्यायपालिका है ना, न्यायपालिका आगे बढ़ चढ़कर काम करने लगी, मतलब अपना काम तो वो कर रही है, चलो वो तो अलग बात है, उसके अलावा भी कुछ अलग से एक्स्ट्रा करने लग जाए वो, या हम कह रहे हैं कि जो विधायिका है या कार्यपालिका है, उसके लिए कुछ कार्य दिए गए हैं, मतलब विधायिका ये काम करेगी, कार्यपालिका ये काम करेगी, भैया न्यायपालिका के उसमें भी दखल देने लगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यायिक सक्रियतावाद, ठीक है। एक बात, अब हम ये चीज़ें ना पिछले 20-30 साल में ना बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, इसके बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे PIL की अगर हम बात करते हैं, यानी कि जनहित याचिका की अगर हम बात करें, तो ये जो इसमें क्या मतलब इसके आधार पर क्या होता है, PIL जैसे जनहित याचिका सपोज सुप्रीम कोर्ट में गई या हाई कोर्ट में गई, तो उसके आधार पर क्या होता है कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, वो क्या करता है, उसके आधार पर कई अभूतपूर्व निर्णय देता है। मतलब उसने देश सुना कि ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है, अब उसने कुछ निर्णय दे दिया, अब उसे मानना ही पड़ जाएगा। मतलब अभी तक हम देख रहे थे कि संसद कानून बना रही है और हम मान रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, न्यायपालिका भी बीच में कूद के वैसा काम कर रही है, ठीक है, यानी कि निर्णय दे रही है। अब उस निर्णय अगर न्यायपालिका ने दिया, भैया मानो, फिर ठीक है, मान रहे हैं, ठीक है। अभी हम अगर आर्टिकल 21 की बात करें, तो उसकी जो मौलिक व्याख्या है ना, वो भी किसने दी है, आपकी सुप्रीम कोर्ट दे रही है, ठीक है। यानी कि काम तो किसका था, संसद का था, लेकिन कौन कर रहा है इसकी मौलिक व्याख्या, सुप्रीम कोर्ट कर रही है, ठीक है, या न्यायालय कर रहा है, ठीक है। अब मतलब ये बेहतरीन उदाहरण है इस चीज़ की, क्या है, न्यायिक सक्रियतावाद की, ठीक है। अब इसने कहा कि इसके अलावा अगर हम बात करें, तो आजकल कुछ न्यायाधीश है ना, वो क्या है, पर्यावरण रक्षा पे जो है ना, पर्यावरण के मतलब पर्यावरण को कुछ नुकसान पहुंचता है, कोई जाके PIL दाखिल कर देता है या कुछ जाके कह देता है, तो जो न्यायपालिका है उस पर भी क्या करती है, क्रांतिकारी मतलब कुछ निर्णय देती है कि इस तरह से नहीं करना भैया, इस तरह से करना है, तुम नहीं कर पा रहे, सरकार नहीं कर पा रही, हम कर दे रहे हैं, मतलब तुम इस टॉपिक पे कोई काम नहीं, या इस क्षेत्र में कोई काम नहीं कर पा रहे हो, मतलब है ना, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, सरकार से कह रही है, संसद से कह रही है, तो हम बीच में आ जाएंगे, भैया जो चीज़ जरूरी है हम कर देंगे, ठीक है। तो ऐसी न्यायपीठों को क्या है, आजकल हम बोलते हैं हरित पीठ कहा जाता है, जो पर्यावरण रिलेटेड है उसको हम बोलते हैं हरित पीठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है शासन प्रणालियों के प्रकार की बात कर लें, तो शासन प्रणाली में देखिए क्या है ना, अगर हम बात करें कि राजनीतिक व्यवस्था, तो आपको ना राजनीतिक व्यवस्था दुनिया के जितने भी समाज है ना, सब में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं अगर हम सरकार या शासन प्रणाली की बात करें, शासन प्रणाली मतलब सरकार, एक ही बात, तो सरकार की या हम कह देते हैं शासन प्रणाली की बात करें, तो वो जो ना हमेशा एक जैसी देखने को नहीं मिलेगी। राजनीतिक व्यवस्था तो आपको समाज में देखने को मिलेगी हर तरीके की, हर जगह, ठीक है, लेकिन जो सरकार है वो एक जैसी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो शासन प्रणाली में ना मतलब शासन प्रणाली के हम विभिन्न रूप देखे जाते हैं, ठीक है। चलिए आप इसका वर्गीकरण जो किया गया आज भी देखे, मतलब पहले से देखे जा रहे हैं शासन प्रणाली के विभिन्न आगे भी देखे जाएंगे, ठीक है। अब इसके वर्गीकरण की बात करते हैं, यानी कि शासन प्रणालियों के प्रकार की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, शासक समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर अगर हम बात करें, तो शासन प्रणाली की हम बात करें, ठीक है, शासन समूह में जितने भी व्यक्ति है ना, उनकी संख्या के आधार पर बात करें, तो एक हो गया आपका राजतंत्र और तानाशाही, ठीक है, एक राजतंत्र और तानाशाही। एक हो गया आपका अल्पतंत्र या गुटतंत्र कह सकते हैं, एक हो गया आपका लोकतंत्र। मतलब यहाँ पे जो है ना, एक जो है शासक समूह है, उसके अंदर जो है व्यक्ति हैं, तो उन व्यक्तियों की संख्या के आधार पर ये तीन बातें हुई, राजतंत्र, तानाशाही, अल्पतंत्र या गुटतंत्र कह सकते हैं, तीसरा हो गया लोकतंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसने शासन की वैधता के स्रोत के आधार पर देखिए,
तो एक इसमें होता है धर्मतंत्र, एक हो गया आपका राजतंत्र, एक हो गया कुलीन तंत्र या हम बोल सकते हैं अभिजन तंत्र, एक हो गया लोकतंत्र। किसके उस पर देखा हमने, शासन की वैधता के स्रोत के आधार पर। चलिए और देख लेते हैं भैया, और है शासन प्रणाली के संविधान सम्मत होने के आधार पर। तो उसमें होता है एक आपका होता है संविधानवाद, एक होता है आपका गैर संविधानवाद, मतलब जहाँ पे संविधान के अकॉर्डिंग हो रहा है, जहाँ पे नहीं हो रहा है। अब इस तरह शासन प्रणाली के व्यवहारिक मूल्यांकन के आधार पर, मतलब व्यवहारिक मूल्यांकन के आधार पर देखिए तो एक होता है भीड़ तंत्र, औसत तंत्र, धन तंत्र, निरंकुश तंत्र, गुणतंत्र और यहाँ पे है वृत्ततंत्र। ठीक है, तो आधी बातें तो इसमें बेकार ही हैं काम की बात करेंगे हम लोग। चलिए गाइस, यहाँ पे अब देखिए आप, शासन समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर हम बात करेंगे। शासन समूह में कितने व्यक्ति हैं उनकी संख्या के आधार पर अगर बात करें तो राजतंत्र तानाशाही की बात करी गई है, जब शासन की जो संपूर्ण शक्ति होती है वो एक ही व्यक्ति के हाथों में होती है, तो हम उसको बोलते हैं राजतंत्र। यानी सपोज हमने कह दिया कि राजा था, उसी के हाथ में संपूर्ण शक्ति है, जो कह दे जनता को मानना ही पड़ेगा ही। ठीक है, अब इसने कहा कि कभी कभी जो होता है ना राजतंत्र क्या हो जाता, क्या है, स्वेच्छाचारी या निरंकुश व्यवस्था के रूप में आ जाता है। मतलब स्वेच्छाचारी सा दिखने लगेगा, निरंकुश दिखने लगेगा जब शासक या सेनाधिकारी की मनमानी चलने लगी, मतलब वो अपने मन से सारे काम करने लगेगा। तो ऐसी जो शासन व्यवस्था है ना, वो हम क्या कहने लगेंगे, आप उसको कहने लगेंगे तानाशाही। मतलब वो किसी की नहीं सुन रहा, अपने मन की कर रहा है बस। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे क्या, तानाशाही जो है अनिवार्यता एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती। मतलब आप कहेंगे भैया एक ही तानाशाह हो सकता है, एक ही राजा है वही सब कुछ करे, नहीं, एक व्यक्ति के हाथ में नहीं हो सकती। मतलब आप ये नहीं कहेंगे अनिवार्य है कि भैया एक ही व्यक्ति के हाथ में होगी, नहीं, कभी कभी क्या है ये गुट के हाथ में भी होती है। मतलब कुछ लोगों का एक गुट बना हुआ है उनके हाथ में, राइट। चलिए अब दूसरा देखिए, अल्पतंत्र या गुटतंत्र की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक छोटा समूह होता है, उसके हाथ में क्या होती है, सारी की सारी जो शासन की शक्तियां हैं वो उनके हाथ में होती है। ठीक है, एक समूह के हाथ में होती है, छोटा समूह, बहुत बड़ा समूह नहीं है। तो ऐसे शासन को हम अल्पतंत्र या गुटतंत्र कह सकते हैं। ठीक है, लोकतंत्र की चलिए बात करते हैं अब यहाँ पे। अब इसमें क्या है, जब शासन जो है संपूर्ण जनता के हाथों में होता है। मतलब जैसे भारत की बात करें तो हमारे हाथ में है, आपके और मेरे हाथ में। कैसे कैसे कि मतलब हम ही जो है जो पार्लियामेंट है उसमें जो भी बैठे हैं एमपीज बैठे हैं, आप ही उन्हें चुन के भेज रहे हैं कि भैया आप हमारा प्रतिनिधित्व करो वहाँ पे जाके संसद में। ठीक है, तो मतलब जनता के हाथ में है जितनी भी शक्ति। तो ऐसे शासन को हम लोकतंत्र कहते हैं, जनतंत्र, प्रजातंत्र या लोकशाही जैसा कुछ बोलते हैं। मतलब ये चारों जो शब्द है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब पे ध्यान रखिए। ऐसे का समकालीन विश्व में क्या है, अधिकांश देश की जो राज्य व्यवस्था है ना वो किस पे कार्य कर रही है, लोकतंत्र के ढांचे पे ही कार्य कर रही है। चाहे हम फिर कहते हैं भारत की बात कर ले या हम और भी आसपास के देशों की बात कर लें, यहाँ लोकतंत्र है। मतलब आप खुद ही वोट करके अपने जो आपका प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हैं उनको संसद तक भेजते हैं, वो कानून बनाने में अपनी मतलब वही लोग कानून बनाते हैं। ठीक है, आपके लिए अब कुछ ही देश ऐसे होंगे जहाँ पे क्या होगा, राजतंत्र है अभी तक। जैसे अरब देशों में आप देख लीजिए, लीबिया है, सीरिया है, यहाँ पे क्या होता है कि राजतंत्र। तो गाइस यहाँ पे आप राजतंत्र देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, लीबिया सीरिया में क्या है ना दोस्तों कि जहाँ पे ऐसा राजतंत्र होता है ना उस देश का कोई भविष्य नहीं होता, जल्दी खत्म होने के कगार पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि अपनी जो जनता होती है, देश की जो जनता है वो अपने विवेक के अनुसार जो है शासन प्रणाली चलाती है। मतलब ठीक है, अब यहाँ पे है शासन की वैधता क्या है, शासन की वैधता के स्रोत के आधार पर अगर हम बात करें तो एक हो गया धर्मतंत्र। धर्मतंत्र का मतलब ये हो गया, देखिए इसमें कि जब कोई सरकार है ना उसकी जो वैधता है धार्मिक ग्रंथ पर टिकी हो। सरकार की वैधता किस पर टिकी हो, धार्मिक ग्रंथ पर। ठीक है, तो उधर जो है ना शासन व्यवस्था कैसे धर्मतंत्र कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात करें तिब्बत की, ठीक है, हम बात करें वेटिकन सिटी की, तो वहाँ पे कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राजतंत्र अभी वैसे हमने पढ़ा, तो इसमें क्या है कि किसी व्यक्ति की जो शारीरिक और सैनिक ताकत में ही जितनी सत्ता है, मतलब एक ही बंदे में सब कुछ है। ठीक है, तो वह व्यक्ति जब तक शासक रहता है ना जब तक मतलब तब तक शासक रहता है जब तक कोई अन्य उससे सत्ता जो है छीन ना ले। राजतंत्र में एक सपोज कि एक राजवंश है, कोई राजा है कहीं पे, ठीक है, अगर युद्ध होता है कोई और जीत जाए तो वो अब राजा बन जाएगा। ठीक है, मतलब वो तब तक राजा रहेगा, ये सत्ता तब तक उसके हाथ में रहेगी जब तक ठीक है वो जीता जा रहा है, बाकियों से जीत रहा है। ठीक है, और क्या कहते हैं, अगर कोई और आके जीत जाए यानी कि उसको परास्त कर दे, हरा दे, तो वो बन जाएगा राजा। राजतंत्र उसके हाथों में। तो ये हो गया राजतंत्र। कुलीन तंत्र की बात करें तो देखिए क्या है, देखिए ये तो नाम से ही लग रहा है कुलीन, मतलब जो सत्ता है ना वो किसके हाथ में रहेगी, जो उच्च वंश के लोग हैं, कुलीन हैं, उनके हाथ में जो है आपकी शासन की सत्ता है। उच्च कुल के लोग हैं ना, तो उनके हाथ में क्या है, सत्ता है। मतलब और ये जो अपनी ये सत्ता है ना वो अपने ही वर्ग तक क्या करते हैं, सीमित रखते हैं। तो ये इसे हम कुलीन तंत्र कह सकते हैं, अभिजन तंत्र कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, प्राचीन जो यूनान है, कई अन्य देश, यहाँ पे ये व्यवस्था प्रचलित थी। अब तो क्या ही है, लेकिन हाँ
और जिसमें आप ये राजतंत्र ये सब देखते हैं ना, उन देश का कोई भविष्य है नहीं, आज है कल ना हो, पता नहीं क्या हो, किसी और का कब्जा हो जाए, कुछ नहीं पता। अब लोकतंत्र तो आप जानते ही है क्या, आधुनिक युग में क्या है, आमतौर पर सभी देशों में जो है सत्ता की जो वैधता का स्रोत जनता खुद है, यानी कि जनता के पास सारी पावर है, जनता खुद अपने हिसाब से काम करवाती है, करती नहीं करवाती तो है, वही तय करती है कि शासन कौन चलाएगा, जनता बताएगी। ठीक है, ऐसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा शासन प्रणाली के संविधान सम्मत होने के आधार पर, यानी एक हो गया संविधानवाद, एक हमने पढ़ा था नॉन संविधान मतलब गैर संविधानवाद। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें यह है कि जो शासन है ना, पूरा जो समस्त शासन है वो किस पे चल रहा है, वो चल रहा है नियमों और कानूनों पे चल रहा है। कोई भी व्यक्ति, समूह, समुदाय या संगठन संविधान से ऊपर नहीं है, मतलब आपको संविधान के अकॉर्डिंग, संविधान में लिखा है नियम कानून, तो आपको संविधान के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, बल्कि उनकी जो शक्तियां हैं, उनके दायित्व संविधान के माध्यम से क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं। आपको हर चीज़ संविधान के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। तो ऐसे शासन को हम क्या बोलते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट सी बात होगी, अगर आप संविधान में लिखे हुए कानून शक्तियों के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो उधर वैसे शासन को हम बोलते हैं विधि का शासन, यानी संसद जो कानून बना रही है आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, संसद जो विधि बना रही है आप उसके अकॉर्डिंग चलें, संसद जो विधि बना रही है शासन उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, यानी कि विधि का शासन चल रहा है। आमतौर पर लोकतांत्रिक प्रणालियां क्या है, संविधानवाद के दायरे में आती हैं, मतलब जितने भी लोकतांत्रिक देश मिलेंगे वहाँ उनका अपना संविधान होगा, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। इसी तरह भूतपूर्व सोवियत संघ, जो पहले का सोवियत संघ USSR हम कह सकते हैं, और वर्तमान चीन की सरकारें उदार लोकतंत्र को स्वीकार न करने के बावजूद क्या करती है, खास दृष्टिकोण में स्वयं को संविधानवादी बताती, मतलब इनका हिसाब किताब थोड़ा सा अलग था। अगर हम भूतपूर्व सोवियत संघ की बात करें, आज के चीन की बात करें, तो इनकी संविधान क्या है, अपने हिसाब से वो चल रही है। ठीक है, बोलते तो अपने आपको लोकतांत्रिक है, हालांकि लगता ऐसा नहीं है कुछ देखने में। अब गैर संविधानवाद की बात करें तो इसमें क्या होता है, संविधान या विधानों के निश्चित समुच्चय को सर्वोच्चता प्राप्त नहीं है। मतलब हमने कहा कि कुछ संविधान में ऐसा अगर कोई कानून या नियम लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग चलना ऐसा कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं है। अब ये कहाँ मिलेगा, राजा जो कहते राजतंत्र, वहाँ पे क्या संविधान, फिर सैनिक शासन हो जाए। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि अभी पता नहीं पाकिस्तान में है तो लोकतंत्र, लेकिन लगता सा नहीं है वैसा। ठीक है, जैसा आर्मी वाले कहते हैं तो उनके अकॉर्डिंग चलता है, तो सैनिक शासन कह सकते हैं, मिलिट्री रूल कह सकते हैं, आप तानाशाही कह सकते हैं। ठीक है, डिक्टेटरशिप कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसने कहा जो राजतंत्र में क्या होता है कि राजा का आदेश ही क्या होता है, कानून होता है, चाहे वो कुछ भी बोल दे। ठीक है, राजा हर कानून के ऊपर होता है, मतलब आप उस पर ये पॉइंट नहीं कर सकते, पॉइंट नहीं उठा सकते, भैया आप गलत बोले नहीं, जबकि कोई कानून राजा की शक्ति को सीमित नहीं करता है। ठीक है, तानाशाही अधिनायक तंत्र में भी यही स्थिति आप देखने को मिलती है, क्या, गैर संविधानवाद वाली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है शासन प्रणाली के व्यवहारिक मूल्यांकन के आधार पर हम बात करें तो यहाँ पे एक होता है भीड़ तंत्र। भीड़ तंत्र का क्या मतलब, तो गाइस इसमें अगर बात करें तो इसने कहा कि इसमें कह रहे हैं कि जो राजनीतिक निर्णय होते हैं ना भीड़ तंत्र में, तो उसमें कोई विवेकशील व्यक्ति यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति है, व्यक्तियों का कोई समूह है, वो कोई निर्णय नहीं ले रहा है। कौन ले रहा है, लोगों की जो भीड़ है, और वो कैसे ले रही है, विवेकहीन होकर, मतलब कुछ भी नहीं सोच रही है कि सही क्या है गलत क्या है, ये बिना इसको सोचे विवेकहीन होकर क्या करती है, राजनीतिक निर्णय लेती है। ठीक है, क्या भावनात्मक आधार पर क्या है, चुनाव में क्या करती है, मतदान करती है। मतलब ये नहीं देख रही है कि बंदा कौन सा बंदा मतलब सही तरीके से काम कर रहा है, हमें उसको वोट देना नहीं, ये तो मेरे परिवार का है, ये मेरे शहर का है, ये मेरे का है, मतलब बहुत सारी उनके दिमाग में चलती रहती है बकवास, और उसके अकॉर्डिंग वो लोग वोट कर देते हैं, मतलब सही तरीके से नहीं करते। भीड़ का व्यवहार जो है विवेक से नहीं, मतलब भीड़ का जो व्यवहार है विवेक से नहीं चल रहा है, यहाँ पे कैसे चल रहा है, भावनाओं से चल रहा है। ठीक है, वो मेरे परिवार का है, वो मेरे गांव का है, वो मेरे शहर का है, वो तो ठाकुर है, तो यादव है, तो ये जो भी है। ठीक है, इस तरह से चल रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा हो गया औसत तंत्र। इसमें क्या लिखा है कि, तो गाइस इसमें क्या है, लोकतंत्र में जो सत्ता है ना, लोकतंत्र है, ठीक है, वहाँ पे जो सत्ता है इसमें का कोई समझदार व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है। अब किसके हाथ में होती है, ठीक है, बल्कि क्या है, औसत दर्जे का कि उन लोगों के हाथ में होती है ना, जो क्या करते हैं, बेवकूफ़ बना देते हैं जनता को, अच्छा बोल के सब बेवकूफ़ बना देते हैं, लोग खुश हो जाते हैं, उसको क्या करते हैं, सत्ता दे देते हैं। औसत तंत्र में धन तंत्र की बात करते हैं, तो इसमें तो आप समझ ही रहे होंगे। तो मतलब इसने कहा कि शासन जो है ना, शासन वो इसने कहा जो शासक वर्ग है ना, यहाँ पे वो क्या होता है, धनी लोगों में शामिल होते हैं, मतलब धनी लोगों के मतलब जिनके पास पैसा है वो उस स्तर तक पहुँच पा रहा है। ठीक है, धनतंत्र में इसने कहा लोकतंत्र की शुरुआत में जब देश में आया लोकतंत्र, यानी कि मतदान देने का वो सिस्टम चला कि मतलब आप चुनिए। ठीक है, प्रत्यक्ष तरीके से आप यानी कि जनता चुने, लेकिन हाँ मतलब वहाँ पे भी सीमाएं लगा दी गई कि कौन वोट देगा, जो अमीर वर्ग का होगा, मतलब वहीं तक, मतलब जो अमीर है ना वही वोट दे सकता है, गरीबों को तो आप भूल गए, वंचित वर्गों को आप भूल गए। तो ये था आपका धनतंत्र। ठीक है, आज भी अगर हम बात करें ना लोकतंत्र में, तो चुनाव वही व्यक्ति जीतता है ना जो धनी होता है, मतलब जिसके पास पैसा है वही जीता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट आप देख रहे हो निरंकुश तंत्र की बात करते हैं। तो देखिए निरंकुश तंत्र में क्या होता है, जो शासक वर्ग होता है ना, तो ये क्या करता है कि अपने हाथ में सबको अपनी मर्जी से सब कुछ चलाता है, मतलब जो शासन चला रहा है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चलाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें राजतंत्र की, तानाशाही की, अल्पतंत्र की बात करें, तो इसमें जो है
तंत्र बनने की ज़्यादा क्या होती है संभावना होती है। और कभी कभी क्या होता है जो ये लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है इसमें भी ऐसा देखा जा सकता है कि ये भी निरंकुश तंत्र की तरह काम करने लग जाए ऐसा। फिर यहाँ पे है गुणतंत्र यानी कि योग्यता तंत्र की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। मतलब ये है गाइस, अगर इसमें ना हम बात करें ये एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है ना जिसमें अगर हम किसी व्यक्ति की बात करें, किसी भी व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति को क्या है उसकी जैसी योग्यता उसके अकॉर्डिंग ना उसको शक्ति या दायित्व मिलेंगे। जैसी आपकी योग्यता वैसे आपको दायित्व आपको मिले होंगे कि भैया आपका ये दायित्व आपको ये करना है, ठीक है, या शक्ति मिली होगी कि आपको इस तरह से काम करना है। तो इस प्रणाली में क्या होता है, राजनीतिक नेतृत्व और नौकरशाही में आने के लिए व्यक्तियों को क्या करना है, मुक्त प्रतिस्पर्धा होती है। एग्जाम होता है सपोज हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो उम्मीदवार सबसे अधिक योग्य होगा उसी को जो उस पद पे या हम उस प्रतिष्ठा पे बैठाएंगे, मतलब उस पद पे बैठाएंगे, वो प्रतिष्ठा जो है क्या करेंगे, प्रदान करेंगे। अब इसमें क्या है कि जो समाज का जो वंचित वर्ग है ना, जैसे ये क्या है, प्राय गुण तंत्र का विरोध करते हैं। कौन, समाज के जो वंचित वर्ग होते हैं वो। क्यों? क्योंकि कई शताब्दियों से जो वंचन और क्या है दमन के कारण क्या है उनकी जो क्षमताएं है ना तुलनात्मक रूप से क्या हो गई है, जो बाकी के वर्ग है ना उससे कम हो गई। तो इसका क्या हमेशा विरोध करते हैं। तो दूसरी हम बात करें, समाज का जो ताकतवर जो वर्ग है ना वो गुणतंत्र का क्या होता है, समर्थक होता है, क्योंकि जो वंचित वर्गों की तुलना में उसे अपनी क्षमताओं को विकसित करने का क्या मिला है, ज़्यादा अवसर मिला है। तो आज का टाइम गाइस हम कह नहीं सकते, हाँ है वैसे आज भी वैसा है, लेकिन पूरी तरह से वैसा नहीं है, चीज़ें बदल रही हैं, धीरे धीरे बदल जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वृद्ध तंत्र की बात करते हैं तो ये एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन के जो सर्वोच्च पद होता है ना उस पर क्या है, एक वृद्ध व्यक्ति को आसीन किया जाता है, बैठाया जाता है। अब देखो परंपरागत समाज में जहाँ अधिक आयु को परिपक्वता का क्या है का प्रमुख लक्षण माना जाता है, तो इस तरह की व्यवस्था प्राय देखने को मिलती है वहाँ पे, ठीक है। जबकि आधुनिक समाज में क्या है, राजनीतिक शक्ति जो है युवा लोगों को देने की मानसिकता आ गई है। मतलब ये नहीं कहा जाता है कि वृद्ध है उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा किसी भी फील्ड में तो हम उनको बैठाया था, ऐसा नहीं। आज युवा वर्ग का जो है समय चल रहा है आज के टाइम में। अच्छा, अब है नेक्स्ट है शासन प्रणालियों के अंदर प्रकार। ओके, तो गाइस वीडियो हो गई थोड़ी सी बड़ी, तो चलिए गाइस ये टॉपिक देखते हैं। तो इसमें लिखा है शासन प्रणालियों के अन्य प्रकार की बात करते हैं। देखिए इसमें लिखा है शासन प्रणाली का वर्गीकरण कुछ अन्य दृष्टिकोण से भी किया जा सकता है। मतलब ये दो प्रमुख आधार है, मतलब इसने कहा शासन प्रणाली का वर्गीकरण दो तरीके से किया है। इसने कहा कि केंद्र और प्रांत के संबंधों के आधार पर, जैसे भारत में आप देखते हो केंद्र है, प्रांत मतलब राज्य है, उनके संबंध कहते हैं वैसा, उसके आधार पर हम देखेंगे शासन प्रणाली। दूसरा इसने कहा कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर देखेंगे। तो जो केंद्र और राज्य के संबंध के आधार पर आप देखेंगे तो एक होती है आपकी परिसंघात्मक प्रणाली शासन प्रणाली, एक होती है आपकी संघात्मक शासन प्रणाली जैसे भारत में आप देखते हैं, एक होती है एकात्मक, राइट। अब इसने कहा कि इसने यहाँ बोला कि कार्यपालिका विधायिका के संबंध के आधार पे आप देखेंगे तो संसदीय प्रणाली होती है, दो ही होती है। एक संसदीय प्रणाली होती है जैसे कि भारत में देखने को मिलता है, और एक होती है अध्यक्षीय प्रणाली, ठीक है। तो दो तरीके जैसे आप अमेरिका में देखते हो, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं, एक दो जो भी है पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले है परिसंघात्मक प्रणाली। देखिए परिसंघात्मक प्रणाली में क्या होता है, तो इसमें जो राजनीतिक प्रणाली है ना, इसमें क्या होता है, केंद्र का कोई खास महत्व नहीं होता है केंद्र का। अभी जैसे भारत में जो केंद्र का महत्व है, लेकिन यहाँ पे ना केंद्र का महत्व नहीं होता है, और ना ही क्या होता है वो उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है, समझिएगा। जैसे भारत में ना केंद्र और राज्य दोनों है, दोनों का अपना महत्व है, केंद्र स्ट्रॉन्ग भी है राज्य से ज़्यादा, ठीक है। लेकिन परिसंघात्मक में हम जब बात करें तो केंद्र का ऐसा कोई महत्व नहीं है, ये कोई स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे स्वतंत्र राज्य होते हैं, ठीक है। सपोज कि 10 राज्य हैं, स्वतंत्र हैं वो अपने, ठीक है। राज्य कह लीजिए, प्रांत कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो ये क्या करते हैं ना, मिलकर क्या करते हैं, एक समझौता करते हैं। ये 10 के 10 जो राज्य हैं वो एक साथ आ जाते हैं और फिर बैठते हैं और फिर एक समझौता करते हैं कि कुछ विषयों पर, जैसे इसने कहा कुछ विषय पर, जैसे कोई विदेश नीति हो गई, वो बाह्य सुरक्षा की बात हो गई, वो संचार यानी कि कम्युनिकेशन की बात हो गई, तो उसका जो प्रशासन है ना वे लोग मिलकर करेंगे, ठीक है। मतलब इसने कहा कि हम लोग अकेले नहीं कर पाएंगे शायद, क्योंकि हम लोग इतने छोटे छोटे राज्य हैं कि हम पे कोई भी अटैक करेगा, हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं 10 के 10 ना कुछ विषय पे क्या करते हैं, मिलकर काम करेंगे, ठीक है, मिलकर जो है प्रशासन चलाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये 10 राज्य मिल गए और इन्हें कहा हम इस विषय पे क्या है मिलकर जो है प्रशासन करेंगे। तो इसके लिए जो है केंद्रीय शासन की व्यवस्था बनाई जाती है। मतलब अब यहाँ आप कह सकते हैं ना कि 10 राज्यों का एक वो हो गया, तो इसका मतलब ये सब मिलकर काम करेंगे तो मतलब जुड़ गए ये कहीं ना कहीं, ठीक है। अब इसमें जो प्रांत है ना, प्रांत या क्या है, जो जिन्हें भी ये बनाया है परिसंघात्मक शासन प्रणाली में जो केंद्र बना दिया इन लोगों ने, तो ये क्या है, ये इनको क्या है, यह स्वतंत्रता हमेशा रहती है। मतलब हमने कहा कि जो 10 राज्य मिलकर बना रहे हैं, इनमें से 10 के 10 राज्यों को स्वतंत्रता है कि इसमें से कोई अगर निकलना चाहे ना तो निकल सकता है। तो ये होता है परिसंघात्मक शासन प्रणाली। मतलब इसमें क्या है, केंद्र की कोई ऐसा भूमिका ही नहीं है। हाँ, मिलकर काम करना है कर लो, जब तक मन करे कर लो, निकलना है तो निकल जाओ, ये वाली कहानी है इसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या स्पष्ट है कि ऐसी व्यवस्था में क्या होता है ना, परिसंघ या केंद्रीय ढांचा विनाशी होता है। मतलब इसको खत्म किया जा सकता है। मतलब 10 राज्य मिलकर आके केंद्र बना गए और फिर 10 के 10 ने कहा छोड़ो यार, खत्म करो, जाओ टाटा बाय बाय। तो इन्होंने क्या किया, केंद्र का विनाश कर दिया। तो ये क्या है, यहाँ पे जो केंद्र है ना वो क्या है, विनाशी मतलब विनाश हो सकता है। अब ये क्या है,
और जो राज्य है ना, राज्य क्या होते हैं, अविनाशी, वो खत्म नहीं हो सकते, वो अपने अलग अलग हैं तो अलग अलग हैं, वो खत्म नहीं हो सकते। केंद्र खत्म कर दिया इन लोगों ने, लेकिन राज्य नहीं खत्म हो सकते, ठीक है। तो इसे हमने क्या, अविनाशी राज्य, मतलब जो राज्य थे जिनका विनाश नहीं हो सकता है उसे बोलते हैं अविनाशी राज्य। का क्या था, विनाशी संगठन, यानी कि संगठन यानी केंद्र कह दीजिए, कि जिसको वो विनाशी संगठन है, जब तक चाहे चला सकते हैं, जब चाहे उसका विनाश कर सकते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, पहले ना एक था भूतपूर्व सोवियत संघ लिखा है एक, ठीक है। उसमें ये था कि ये जो है ना परिसंघ का संघ ही था, मतलब परिसंघ ही था, मतलब इसने कहा कि बहुत सारे देश मिलकर इन्होंने क्या करा, एक केंद्रीय संघ बना दिया, और चाहे तो उनमें से अगर कोई जो है देश निकलना चाहे तो निकल सकता था, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या, साम्यवादी शासन के दौरान क्या है, व्यवहारिक तौर पर राज्यों को अलग होने की अनुमति नहीं थी। मतलब ये देखिए, ऐसा फिक्स भी नहीं था, लेकिन हाँ ये भी था कि भैया कोई राज्य से अलग नहीं हो सकता। लेकिन देखिए आज के टाइम में हो गए अलग, सब सारे ही हो गए ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट क्या, सारे ही हो गए, है ना। तो इसने कहा कि सोवियत संघ के टूटने के बाद क्या होता है, जितने भी राज्य थे वो उनका स्वतंत्र अस्तित्व आ गया, मतलब स्वतंत्र अस्तित्व में आ गए, और परिसंघ होने का ही क्या था, ये प्रमाण था कि मतलब आप जब साथ में हो, जब अलग होना चाहो तो अलग हो जाए, तो हम एक परिसंघ कह सकते थे। हालांकि उन्होंने कहा था अलग नहीं होना है, बट हाँ ठीक है, हो गए वो अलग, ठीक है। अब ये सभी जो है स्वतंत्र राज्य जो है, स्वतंत्र राज्य के राष्ट्र को, मतलब एक है ना CIS के रूप में जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन वो CIS ऐसा है ना, जैसे आपका यूरोपियन यूनियन है, मतलब ढीला ढाला सा संगठन है, तो आप इसको ना एक परिसंघ की दृष्टि से आप नहीं देख सकते, CIS को आप परिसंघ नहीं कह सकते, ठीक है। मतलब इसका तो ये है कि आगे आगे चले गए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। वैसे यूरोपियन यूनियन जब निकलना निकल जाओ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसने कहा यूएसए की बात करें तो स्टार्टिंग में उसमें भी यही हुआ था, ये पहले परिसंघ की तरह काम कर रहा था। मतलब इसने कहा कि जो 50 देश थे ना, अभी यूएसए की बात करें तो उसमें 50 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो 50 स्टेट्स हैं, उन्होंने मिलकर यूएसए बना दिया, ठीक है। ऐसा तो हम कह सकते हैं ना कि 50 स्टेट्स हैं, उन्होंने मिलकर यूएसए बना दिया, ठीक है, और हम से परिसंघ कह सकते हैं। बट बाद में क्या हुआ, तो कि जो अमेरिका के जो सर्वोच्च न्यायालय ना, उन्होंने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया। अब निर्णय क्या लिया उन्होंने, कहा भैया ठीक है जो भी है सही चल रहा है, लेकिन आप जो है ना कोई भी राज्य, यानी कि जो 50 स्टेट्स हैं ना यूएसए में, आप इससे निकल नहीं सकते। मतलब स्टार्टिंग में तो परिसंघ था, निकल सकते होंगे, ठीक है। लेकिन जब वहाँ की सर्वोच्च न्यायालय, अमेरिका की जो सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय लिया कि कोई भी राज्य इससे नहीं निकल सकता, यानी कि यूएसए का विनाश नहीं हो सकता, तो ये क्या है, अब हम इसे परिसंघ ना कह के क्या कहेंगे, संघ बोल देंगे, ठीक है। क्योंकि संघ में से कोई भी राज्य नहीं निकल सकता, संघात्मक शासन है भारत में, राज्य हैं बहुत सारे, यहाँ पे कोई निकल नहीं सकता भारत से। तो दोस्तों अब हो गई वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी, अभी क्या करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं गाइस यहाँ पे। अगर देखिए आप लोगों को मेरी वीडियो पढ़ाई अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी स्पीड थोड़ी सी धीमी है, ये फर्स्ट चैप्टर तो ऐसे ही है, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। ये जब खत्म होगा तो मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हो सकता है आप लोग को मजा ना हो, लेकिन बाद में आने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हो सके तो शेयर कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो बताइएगा, कुछ कमी हो तो बताइएगा, किस तरह से पढ़ाना चाहिए। अगर कोई सजेशन देना है तो जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पे आप वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे आगे के पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक